सुप्रभात। जय हिंद बच्चों। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने मेधा पाठ्य पुस्तक में निहित काव्य खंड की पुनरावृत्ति की, जिसके अंतर्गत हमने वरदे वीणा वादनी कविता एवं शक्ति और क्षमा कविता की पुनरावृत्ति की। उससे संबंधित काठिन्य का निवारण किया एवं यह भी जाना कि काव्य खंड से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आज हम मेधा पाठ्य पुस्तक में निहित गद्य खंड की पुनरावृत्ति करेंगे एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि गद्य खंड पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम गद्य खंड के अंतर्गत अपराजिता कहानी, स्नेह कहानी एवं हिमालय की घाटियों में यात्रा संस्मरण का सारांश देखेंगे। तत्पश्चात उस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम इसकी भी चर्चा करेंगे और पाठ से संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। आज हम गद्य खंड की पुनरावृत्ति करेंगे। गद्य खंड के अंतर्गत सबसे पहला पाठ है स्नेह कहानी, जो कि विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। स्नेह कहानी एक ऐसे अनाथ बालक शशि की कहानी है जिसका पालन पोषण उसकी ताई और चाचा मिलकर कर रहे थे। उसकी ताई का स्वभाव कठोर था। वह एक विधवा स्त्री थी, लेकिन शशि के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। वह शशि को प्रताड़ित करती रहती थी, क्योंकि वह शशि को अपशकुन मानती थी। शशि के चाचा की पत्नी उमा बहुत सरल स्वभाव की थी। वह शशि के प्रति स्नेह रखती थी। उसने शशि पर अपनी जेठानी निरुपमा द्वारा किए गए अत्याचार का विरोध किया तो घर में खटपट बढ़ने लगी और उमा अलग हो गई। लेकिन शशि के प्रति उसका स्नेह कम नहीं हुआ। उमा को भी एक पुत्र हो चुका था। शशि उसके घर मिलने जाता है। निरुपमा को पता चलने पर उसने शशि का स्कूल जाना बंद कर दिया। शशि बीमार पड़ गया। यह सुनकर उमा अपने को रोक न सकी और निरुपमा के घर जाकर उसे काफी भला बुरा कहा और अपने छोटे बालक को निरुपमा के चरणों में रखकर शशि को अपनी गोद में उठा लाई। प्रायः मनुष्य जिससे स्नेह करता है उस पर एकाधिकार चाहता है, जबकि वास्तव में स्नेह पर किसी एक का अधिकार नहीं रहता है। स्नेह कहानी में विष्णु प्रभाकर जी ने इसी तथ्य को स्पष्ट किया है कि व्यक्ति जिससे स्नेह करता है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, जबकि स्नेह पर किसी एक का अधिकार
नहीं रहता है। व्यक्ति किसी से भी स्नेह कर सकता है। तो जैसे कहानी में उमा शशि को अपने पुत्र से ज्यादा स्नेह करती है। बच्चों, स्नेह कहानी पूर्णतः स्पष्ट हो गई होगी। अब हम दूसरी कहानी देखते हैं। दूसरी कहानी है अपराजिता। अपराजिता एक ऐसी विकलांग महिला की कहानी, डॉक्टर चंद्रा की कहानी है, जिसने अपने अद्भुत धैर्य, संकल्प शक्ति तथा निरंतर कठिन साधना के बल पर अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर ली। विकट एवं विषम परिस्थितियों में अपराजिता बनी रहने वाली इस महिला की जीवन गाथा निश्चय ही कठिनाइयों से जूझने और जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्ण सामना करने की प्रेरणा प्रदान करती है। डॉक्टर चंद्रा के जन्म के 18 महीने की उम्र में शरीर के नीचे का पूरा भाग पोलियो से अपंग हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी अपंगता पर विजय प्राप्त की और माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। डॉक्टर चंद्रा की इस उपलब्धि में उनकी मां का विशेष योगदान था। वे सदैव डॉक्टर चंद्रा का संबल बनी रही, उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका प्रोत्साहन करती रही। इसलिए उन्हें वीर जननी का पुरस्कार प्रदान किया गया। अपराजिता कहानी शिवानी द्वारा रचित एक ऐसी विकलांग महिला डॉक्टर चंद्रा की कहानी है, जिसके गर्दन के नीचे का पूरा भाग पोलियो से अपंग हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं हुई और ना ही कभी हताशा को अपने ऊपर हावी होने दिया। वे सदैव अपनी कठिनाइयों को, चुनौतियों का डट कर सामना करती रही और जीवन के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती रही। यह कहानी कहीं ना कहीं हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो बच्चों, अपराजिता कहानी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम तीसरा पार्ट जो गद्य खंड का है वह है एक यात्रा संस्मरण, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। हम उसका सारांश देख लेते हैं। हिमालय की घाटियों में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित इस यात्रा संस्मरण में प्रकृति के सुंदर मनमोहक दृश्यों से परिपूर्ण रोमांचक यात्रा का वर्णन है। नेहरू जी अपने चचेरे भाई के साथ कई सप्ताह तक पहाड़ों में घूमते रहे। लद्दाख रोड पर आगे बढ़ते हुए वे संसार के उच्च प्रदेश की उन सकरी और निर्जन घाटियों में जा पहुंचे जो तिब्बत की ओर ले जाती है। इन घाटियों में घूमते हुए उन्होंने जहां एक ओर अप्रतिम सौंदर्य का दर्शन किया, वहीं दूसरी ओर बहुत बड़े खतरों का भी सामना किया। अंत में उन्हें अमरनाथ की गुफा देखे बिना ही लौटना पड़ा। हिमालय की घाटियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
रचित एक रोमांचक यात्रा संस्मरण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने चचेरे भाई के साथ लद्दाख रोड पर वे तिब्बत की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। वहां ऊंचाई पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यहां से अमरनाथ की गुफा अत्यंत नजदीक है। वे अमरनाथ की गुफा में जाना चाहते हैं। वे ऊंचाई पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे अनेक कठिनाइयों का, अनेक मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है और इतनी ज्यादा उन्हें परेशानी होने लगती है कि उन्हें अमरनाथ की गुफा देखे बिना ही वापस लौटना पड़ा। बच्चों, पाठ को हमने पहले भी पढ़ा है और इससे संबंधित सारे वीडियो आपके स्कूल ऐप में अपलोड किए गए हैं। आप उसे देखकर पाठ को पूर्णतः पंक्तिबद्ध रूप से पढ़ सकते हैं। आज हमने गद्य खंड के सारांश को समझा। अब हम यह देखते हैं कि गद्य खंड से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला है आपका, स्नेह कहानी के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। दूसरा प्रश्न देखिए, अपराजिता कहानी की लेखिका कौन है? शिवानी, महादेवी वर्मा और मृदुला गर्ग। सही उत्तर है बच्चों शिवानी। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक को किन प्राकृतिक दृश्यों ने प्रभावित किया? पहाड़ों पर छाई हरियाली, बर्फ से ढकी चोटियां, विशाल हिम सरोवर और उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न देखिए, शशि ने मिठाई क्यों चुराई? पहला है उसे मिठाई पसंद थी, दूसरा है उसने चुराई नहीं थी, तीसरा विकल्प है क्षुधा से व्याकुल होकर। सही उत्तर है क्षुधा से व्याकुल होकर। आगे देखिए, लेखक कहां जाना चाहते थे? पहाड़ों पर, तिब्बत, अमरनाथ की गुफा। सही उत्तर है अमरनाथ की गुफा। छठा प्रश्न देखिए, अमूल्य ने शशि के हित के लिए क्या निर्णय लिया? पहला विकल्प देखिए, घर में रहने का, पैतृक आवास छोड़कर अन्यत्र रहने का, शशि को उसके मामा के घर भेजने का। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पैतृक आवास छोड़कर अन्यत्र रहने का। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सातवां प्रश्न देखिए, उमा को निरुपमा के यहां क्यों आना पड़ा? पहला विकल्प है शशि बीमार था, दूसरा विकल्प है निरुपमा शशि को प्रताड़ित करती थी और तीसरा विकल्प है उपर्युक्त सभी कारणों से। सही विकल्प क्या है? उपर्युक्त सभी कारणों से। आठवां प्रश्न देखिए बच्चों, बित्ते भर की लड़की को क्या कष्ट था? उसे विज्ञान में प्रवेश नहीं मिला, उसकी गर्दन के नीचे का हिस्सा निर्जीव हो गया था, उसे कोई कष्ट नहीं था। सही विकल्प क्या है? उसकी गर्दन के नीचे का हिस्सा निर्जीव हो गया
था। 9वां प्रश्न देखिए, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को किन किन विशेषणों से सुशोभित किया? पहला है बित्ते भर की लड़की, दूसरा देवांगना, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त सभी। सही विकल्प क्या है? उपर्युक्त सभी। ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए, सामान उठाने वालों के मुंह से खून क्यों निकलने लगा? पहला विकल्प है सामान अधिक था, दूसरा विकल्प है ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, तीसरा विकल्प है वे बीमार थे। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाता है। प्रश्न 11 देखिए, कठिन यात्रा का सुखद परिणाम क्या था? अमरनाथ की गुफा देखने का, प्राकृतिक दृश्यों का, विशाल हिम सरोवर देखने का, या कोई नहीं? सही विकल्प है विशाल हिम सरोवर देखने का। 12वां प्रश्न देखिए बच्चों, ताजी गिरने वाली बर्फ को लेखक ने खतरनाक क्यों कहा है? पहला, पहाड़ों की दरारें ढक जाती हैं, दूसरा, रास्ता नहीं दिखता है, तीसरा, कोई कारण नहीं था। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पहाड़ों की दरारें ढक जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर चंद्रा ने क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की? पहला, विज्ञान में पीएचडी, दूसरा, गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड, तीसरा, जर्मन भाषा में विशेष योग्यता, और चौथा, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अर्थात डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान में पीएचडी की थी, माइक्रोबायोलॉजी में, गर्ल गाइड के रूप में उन्होंने स्वर्ण कार्ड प्राप्त किया था, और जर्मन भाषा में भी उन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की थी। समझ में आ गया? 14 प्रश्न देखिए, उमा ने अशोक को निरुपमा के चरणों में क्यों डाला? पहला विकल्प है आशीर्वाद के लिए, दूसरा विकल्प है निरुपमा अशोक से स्नेह करती थी, तीसरा विकल्प है निरुपमा द्वारा प्रताड़ित मरणासन्न शशि को देखकर, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई कारण नहीं था। तो आशीर्वाद के लिए सही नहीं है, निरुपमा अशोक से स्नेह करती थी, ये भी सही नहीं है। सही विकल्प क्या है? निरुपमा द्वारा प्रताड़ित मरणासन्न शशि को देखकर उमा ने अशोक को शशि के चरणों में डाल दिया। तो बच्चों, आपके जो गद्य खंड है उससे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य खंड के 3 आपके गद्य खंड है और 2 काव्य खंड है। गद्य खंड से मैंने आपको सिर्फ एक अभ्यास के लिए ये बताया है कि गद्य खंड से इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बच्चों, मेधा पाठ्य पुस्तक में आपके 2 काव्य खंड है और 3 गद्य खंड है। काव्य खंड से संबंधित प्रश्नोत्तर किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसकी चर्चा हमने अपनी पूर्ववर्ती कक्षा में की थी। गद्य खंड
से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते, जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उसकी चर्चा हमने आज की। एक विशेष बात, गद्य खंड को आप ध्यान पूर्वक पूरे पाठ को पढ़ लीजिएगा। गद्य खंड में पाठों के बीच से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि प्रश्नोत्तर से के ही विकल्प देकर प्रश्न पूछे जाए। विकल्पीय प्रश्नों हमेशा पाठ के बीच से ही पूछे जाते हैं। मेधा पाठ्य पुस्तक में पहली जो कविता है आपकी, वरदे वीणा वादनी, वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। उसमें कवि ने लोगों के हृदय से अज्ञानता को दूर कर उनके हृदय में नई चेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। फिर आपका आता है स्नेह कहानी। स्नेह कहानी में विष्णु प्रभाकर जी ने इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को स्पष्ट किया है कि स्नेह पर सबका अधिकार होता है। व्यक्ति जिससे स्नेह करता है, सिर्फ उसी का एकाधिकार नहीं होता है। आपका जो तीसरा पाठ है वह अपराजिता कहानी है। यह शिवानी द्वारा रचित कहानी है। शिवानी ने इसमें एक ऐसी विकलांग महिला की कहानी को प्रस्तुत किया है जिसने अपने अद्भुत धैर्य, साहस और संकल्प शक्ति के द्वारा अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त की और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आपका जो चौथा पाठ है वह श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा है। शक्ति और क्षमा कविता में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह बताया है कि महाभारत के युद्ध के समय जब युधिष्ठिर पीछे हटते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पीछे हटना कायरता है, क्योंकि बल के साथ ही व्यक्ति की विनयशीलता सुशोभित होती है। आपका जो पांचवा पाठ है वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित एक यात्रा संस्मरण है। इसमें पंडित जी ने पहाड़ों के सौंदर्य को तो प्रस्तुत किया ही है, साथ ही साथ वहां पर जीवन की कठिनाइयों को भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह बताया है कि पहाड़ देखने में इतने आकर्षक लगते हैं, घूमने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन वहां का जीवन उतना ही कष्टप्रद होता है। तो बच्चों, ये 5 पाठ आपके मेधा पाठ्य पुस्तक से निर्धारित है। इससे संबंधित जब मैंने आपको पढ़ाया था पहले, तो इससे का जो मॉड्यूल था, जो वीडियो है, वह स्कूल ऐप में पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आप उन वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखकर पाठ को पूर्णतः समझ सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ के द्वारा एक अभ्यास पत्र स्कूल ऐप में भेजा जाएगा, उसे आप ध्यानपूर्वक हल कर लीजिएगा और उसके उत्तर को आप स्वयं मिला लीजिएगा, जिससे कि आपके जो आपको कठिनाइयां होती हैं, जो आपको समस्याएं होती हैं, वह स्पष्ट हो जाए कि आपका पाठ कितना तैयार है। बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते समय सारे विकल्पों को बहुत ध्यान से देखकर तब सही विकल्प का चयन कीजिएगा, क्योंकि विकल्प
कभी ऊपर नीचे और दूसरी तरह से घुमाकर पूछे जा सकते हैं। इसलिए सारे विकल्पों को बहुत ध्यान से देखकर, समझकर तब आप सही विकल्प का चयन कीजिएगा। और पाठों को आप बहुत भली भांति ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। स्कूल ऐप में भेजे गए वीडियो को भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, जो कि पाठों से संबंधित है। और अपनी परीक्षा देते समय बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उसके पश्चात ही उसके सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो बच्चों, आशा है कि आपको आज मेधा पाठ्य पुस्तक में निर्धारित पाठों से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको कैसे पढ़ना है, यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया होगा। तो आपकी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभेच्छाएं। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।